बहुत बढ़िया। अब सोचिए, अगर क्वेश्चन में आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड दे दी जाए और आपसे बोट की असली स्पीड b या नदी की स्पीड s पूछ ली जाए, तब क्या करेंगे? उसके लिए हैं हमारे दो मास्टर फॉर्मूलाज। तो देखिए, अगर बोट की असली स्पीड यानी b निकालनी है तो बस डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल एवरेज। ये फॉर्मूला एग्जाम्स में सीधे काम आता है और बहुत टाइम बचाता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर नदी की स्पीड यानी s निकालनी है तो हम डाउनस्ट्रीम स्पीड में से अपस्ट्रीम स्पीड को घटाएंगे और जो भी आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। देखा, दोनों फॉर्मूलाज कितने मिलते जुलते हैं, बस एक में प्लस है, दूसरे में माइनस। चलिए, एग्जाम में सवाल आता है, एक नाव पॉइंट A से B तक जाती है और वापस A पर आ जाती है। इस पूरे आने जाने में टोटल टाइम लगा T, तो दूरी D बताइए। इसके लिए लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और आंसर आपके सामने। अब दूसरा केस, एक्स्ट्रा टाइम प्रॉब्लम। यहां सवाल में दिया होता है कि अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से t घंटे ज्यादा लगें। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये रहा। और यहां एक चीज नोटिस कीजिए, फॉर्मूला बिल्कुल पिछले वाले जैसा है, सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में 2b की जगह 2s आ गया है। तीसरा केस, अगर आपको डाउनस्ट्रीम का टाइम t1 और अपस्ट्रीम का टाइम t2 अलग अलग दिया है और नदी की स्पीड s भी पता है, तो इस फॉर्मूला से आप नाव या आदमी की स्पीड b सीधे सीधे निकाल सकते हैं। और आखिरी शॉर्टकट, कभी कभी सवाल में सीधे बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो यानी अनुपात पूछ लेते हैं। अगर t1 और t2 पता है तो b और s का रेशियो इस फॉर्मूला से पलक झपकते ही निकाला जा सकता है। ये स्लाइड तो एक खजाने जैसी है। यहाँ सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह पर हैं। डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, बोट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड और हमारे स्पेशल शॉर्टकट्स भी। इस स्लाइड को जरूर याद रखिएगा, ये क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। रेशियो, प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप को। तो ये रेशियो आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। ये बस दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है, यानी दो मात्राओं की तुलना। जब हम लिखते हैं A:B, तो इसमें A को कहते हैं एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती और B को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट यानी परिणामी। बस दो चीजों के बीच का एक रिश्ता। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रेशियो है 2:3 का, तो यहाँ पर 2 हो गया हमारा एंटीसीडेंट और 3 हो गया कॉन्सिक्वेंट। सिंपल है ना? मतलब पहली चीज की हर 2 यूनिट के लिए दूसरी चीज की 3 यूनिट है। प्रोपोर्शन का मतलब एकदम सीधे शब्दों में है 2 बराबर रेशियो। जब 2 रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। और जब हम लिखते हैं A, B, C और D, तो इन्हें लाइन से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रोपोर्शनल कहा जाता है। अच्छा, इसे लिखने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। A:B, 11, C:D, ये लिखने का तरीका, और A/B = C/D लिखना बिल्कुल एक ही बात है। ये जो 2 बार कोलन का साइन है ना, इसका मतलब ही इक्वल्स टू या बराबर है होता है। मिसिंग प्रोपोर्शन को ढूंढना। सोचिए, अगर एग्जाम में सवाल आए कि 3 नंबर दिए हैं A, B और C और चौथा प्रोपोर्शनल निकालना है, तो कैसे करेंगे? बस यहीं पर प्रोपोर्शन की अंडरस्टैंडिंग काम आती है। अब इसके लिए एक बड़ा कमाल का फॉर्मूला है। इसे याद रखने से एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। चौथा प्रोपोर्शनल, जिसे हम x मान लेते हैं, वो होता है b × c / a। इस फॉर्मूले से सेकंड्स में जवाब आ जाता है। अब अगला स्टेप देखते हैं। ध्यान से देखिए करना क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, फिर सवाल में से A, B और C की वैल्यू पहचानिए। उन वैल्यूज को फॉर्मूले में डाल दीजिए और बस कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकाल लीजिए। पर क्या हो अगर सवाल में सिर्फ 2 ही नंबर दिए हों? हाँ, ऐसा भी होता है। उस केस में मीन प्रोपोर्शनल या थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जा सकता है। ये रहे उनके फॉर्मूले एक क्विक रेफरेंस के लिए। पार्टनरशिप यानी साझेदारी। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात आती है। सारा खेल टाइम का है। देखिए, अगर सारे पार्टनर्स ने एक ही समय के लिए पैसा लगाया है तो प्रॉफिट उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सबका पैसा अलग अलग समय के लिए लगा है तो प्रॉफिट का रेशियो उनके इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो में बढ़ेगा। चलिए एक और मुश्किल केस देखते हैं जो एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है।
मान लीजिए कि कोई पार्टनर बीच में ही अपना इन्वेस्टमेंट बदल दे, जैसे बी ने कुछ महीनों के लिए कुछ पैसे लगाए और फिर बाकी महीनों के लिए अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया या घटा दिया। ऐसे केस में हम हर पार्टनर के लिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम का टोटल निकालते हैं। जैसे ए का हिस्सा तो सीधा है, उसका इन्वेस्टमेंट गुणा उसका कुल समय, पर बी के लिए हम उसके पहले इन्वेस्टमेंट को उसके समय से गुणा करेंगे और फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट को उसके समय से, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। जो फाइनल रेशियो बनेगा वो इन दोनों टोटल्स का ही रेशियो होगा। सवाल तो है, ए ने 12 महीने के लिए 5,000 इन्वेस्ट किए, बी ने पहले 6 महीने के लिए 4,000 लगाए और फिर अगले 6 महीनों के लिए 2,000 और डाल दिए, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? एलिगेशन, इसको ना एक मास्टर मेथड समझिए, या फिर एक मास्टर चाबी जो कई अलग अलग तालों को यानी अलग अलग टाइप के सवालों को एक झटके में खोल सकती है। चलिए आज देखते हैं कि ये एक मेथड आपकी कितनी मेहनत बचा सकता है। तो आखिर ये एलिगेशन है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली वेटेड एवरेज निकालने का एक विजुअल तरीका है। ऐसे समझिए, आपके पास दो चीजें हैं, एक सस्ती एक महंगी। आपने दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जिसका एक एवरेज प्राइस है। एलिगेशन हमें बस यही बताता है कि वो मिक्सचर किस रेशो में बनाया गया था। अच्छा, देखिए ये काम कैसे करता है। एक वैल्यू को हम लेफ्ट में लिखते हैं, दूसरी को राइट में, और जो एवरेज वैल्यू है उसको ठीक बीच में, फिर आमने सामने क्रॉस में माइनस करते हैं, और बस नीचे जो दो नंबर्स आते हैं वही है हमारा जरूरी रेशो। सिंपल। मिक्सचर और परसेंटेज के सवालों में अब देखिए इस मेथड की खूबसूरती। एक ही स्ट्रक्चर और दो अलग अलग प्रॉब्लम्स सॉल्व। लेफ्ट साइड में देखिए एक मिक्सचर का सवाल है जहां हम दो क्वांटिटीज को मिक्स कर रहे हैं, और राइट साइड में एक पॉपुलेशन का सवाल है जहां हम मेल और फीमेल की ग्रोथ रेट देख रहे हैं। दोनों में लॉजिक बिल्कुल सेम है, एक वैल्यू लेफ्ट दूसरी राइट, एवरेज बीच में, और एंड में मिल जाता है हमें उनका इनिशियल रेशियो। और पता है, यही सेम लॉजिक इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाले सवालों पर भी लगता है। सोच के देखिए, किसी के खर्च में कुछ % चेंज आया और सेविंग्स में कुछ और। अगर हमें उसकी टोटल इनकम में जो चेंज हुआ है वो पता हो तो हम एलिगेशन यूज करके आराम से निकाल सकते हैं कि शुरू में उसके खर्च और सेविंग्स का रेशियो क्या था। अमेजिंग है ना? मान लीजिए आपने कुछ पैसा दो अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया, अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स पर, और आपको एक ओवरऑल एवरेज इंटरेस्ट रेट मिला। तो सवाल यह है कि किस स्कीम में कितना पैसा लगाया। सिंपल है, पहला इंटरेस्ट रेट लेफ्ट में, दूसरा राइट में, और एवरेज रेट को रखिए बीच में। एलिगेशन आपको तुरंत बता देगा कि आपका पैसा किस रेशियो में डिवाइड हुआ था। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें एलिगेशन के दो मेन यूज हैं। पहला टाइप देखते हैं, जब दो अलग अलग कॉस्ट प्राइस वाली चीजों को मिक्स करके बेचा जाता है तो हम उनके कॉस्ट प्राइस और मिक्सचर के कॉस्ट प्राइस को यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि उन्हें किस रेशियो में मिक्स किया गया था। और दूसरे टाइप के सवाल में क्या होता है, जब एक चीज के एक पार्ट को एक प्रॉफिट/लॉस % पर बेचा और दूसरे पार्ट को दूसरे प्रॉफिट/लॉस % पर, और हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पता है, तो हम एलिगेशन यूज करके उन पार्ट्स के कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि सवाल के हिसाब से डिसाइड करना है कि कॉस्ट प्राइस यूज करना है या प्रॉफिट/लॉस %। और डिस्काउंट के सवालों में भी बिल्कुल यही कहानी है। अगर एक शॉपकीपर एक आइटम के कुछ पार्ट पर एक डिस्काउंट दे और बाकी पार्ट पर दूसरा डिस्काउंट, और हमें ओवरऑल एवरेज डिस्काउंट पता हो, तो एलिगेशन से हम उन पार्ट्स के मार्क्ड प्राइसेस का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एवरेजेस से जुड़े सवालों की तरफ, और इसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा ट्रिकी सा लगने वाला क्रिकेट का एग्जाम्पल भी देखेंगे। रेडी? सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, उसमें बॉयज का एवरेज वेट अलग है और गर्ल्स का अलग, और हमें पूरी क्लास का एवरेज वेट पता है, तो क्या हम उनकी संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल, एलिगेशन से ये काम चुटकियों में हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं उस मजेदार केस पर, एक बॉलर की परफॉर्मेंस। ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में थोड़ा मुश्किल लगते हैं, लेकिन एलिगेशन से देखिएगा कितने आसान हो जाते हैं। बस ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक है बॉलर का इस मैच से पहले का बॉलिंग एवरेज, और दूसरा पार्ट है सिर्फ इस लेटेस्ट मैच में उसकी परफॉर्मेंस, यानी उसका इस मैच का बॉलिंग एवरेज। तो अब देखते हैं इसका सेटअप। हम बॉलर के पुराने एवरेज को रखेंगे लेफ्ट में, इस इनिंग्स के एवरेज को रखेंगे राइट में, और उसके नए टोटल एवरेज को बिल्कुल बीच में। जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो रेशियो मिलेगा
वो होगा उसके पहले लिए गए विकेट्स और इस इनिंग्स में लिए गए विकेट्स का। देखा कितना सिंपल हो गया। इमेजिन कीजिए आप एक जर्नी पर हैं। उसका कुछ हिस्सा आपने एक स्पीड से कवर किया और बाकी हिस्सा दूसरी स्पीड से। अगर आपको पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड पता है तो आप एलिगेशन यूज करके ये आराम से निकाल सकते हैं कि दोनों पार्ट्स में आपने कितना कितना टाइम लगाया। बस दोनों स्पीड्स को साइड में रखिए, एवरेज स्पीड को बीच में, और आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा। तो देखा आपने, सिर्फ एक विजुअल मेथड, एलिगेशन, और आपने कितने सारे टॉपिक्स के सवाल सॉल्व करना सीख लिया। मिक्सचर, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, और यहां तक कि टाइम एंड डिस्टेंस भी। यही तो है इस मेथड की असली पावर। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, ये रही एक प्रो टिप। ये उन ट्रिकी सवालों के लिए है जहां एक मिक्सचर से कुछ क्वांटिटी निकालकर उसे बार बार रिप्लेस किया जाता है। ऐसे सवालों के लिए स्क्रीन पर जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। ये बताता है कि n बार ये प्रोसेस करने के बाद असली चीज कितनी बची है। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत काम आएगा। और एवरेज यानी औसत बिल्कुल वैसा ही एक टॉपिक है। तो चलिए आज इस टॉपिक को मिलकर मास्टर करते हैं ताकि स्कोर को एक सॉलिड बूस्ट मिल सके। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले एवरेज का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर नंबर सीरीज के लिए एवरेजेस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स पर नजर डालेंगे। फिर आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करना सीखेंगे। और आखिर में क्रिकेट के एग्जाम्पल से इसे और आसानी से समझेंगे। तो एकदम क्लियर रोड मैप है हमारे पास। देखिए, अगर एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आगे के सारे शॉर्टकट्स और फॉर्मूलाज आपसे बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। अच्छा, एवरेज स्कोर या एवरेज मार्क्स ये सब तो सुना ही होगा, राइट? कि इस प्लेयर का एवरेज इतना है या क्लास का एवरेज रिजल्ट ये रहा। पर आखिर ये एवरेज होता क्या है? बेसिकली एवरेज एक तरह से सभी नंबर्स का आपसी एक सेंट्रल वैल्यू यानी केंद्रीय मान होता है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है सभी नंबर्स का टोटल सम, उसे डिवाइड कर दीजिए कितने नंबर्स हैं उससे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें 2, 4 और 6 का एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, इन तीनों को जोड़ देंगे। 2 + 4 + 6, ये हुआ 12। अब क्योंकि यहाँ 3 नंबर्स हैं तो हम 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे और हमारा एवरेज आ गया 4। कितना सिंपल है ना? कि पहली 100 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालो। तो क्या आप 1 से लेकर 100 तक सबको जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, वही तो टाइम बचाना है। इसके लिए हैं कुछ सीधे साधे फॉर्मूलेस। यहाँ ध्यान से देखिए, पहली n नेचुरल नंबर्स के लिए एवरेज का फॉर्मूला है सीधा n+1 डिवाइडेड बाय 2। अगर उनके स्क्वायर्स का एवरेज पूछा जाए तो फॉर्मूला है n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। और अगर इनके क्यूब्स का एवरेज निकालना हो तो तीसरा फॉर्मूला काम आएगा, n × n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इन्हें जरूर नोट कर लीजिए, ये टाइम सेवर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं इवन नंबर्स यानी सम संख्याओं पर। यहां भी शॉर्टकट्स हैं और सबसे जरूरी बात, पहली n इवन नंबर्स का एवरेज सीधा होता है n+1। मतलब अगर पहली 4 इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है तो आंसर होगा 4 + 1 यानी 5। देखा कितना आसान है? हाँ, स्क्वायर्स और क्यूब्स के फॉर्मूलाज थोड़े अलग हैं तो इन्हें ध्यान से देख लीजिए। और अब आते हैं ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याओं पर। यहां तो सबसे मजेदार बात है, पहली n ऑड नंबर्स का एवरेज n ही होता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। मतलब पहली 5 ऑड नंबर्स का एवरेज होगा 5, पहली 10 का 10। इससे आसान क्या हो सकता है? अच्छा, अब ये एक सुपर फॉर्मूला है, यूनिवर्सल है। किसी भी ऐसी सीरीज के लिए जिसमें नंबर्स के बीच का अंतर यानी कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे 5, 10, 15, 20, यहाँ हर नंबर के बीच 5 का गैप है, राइट? तो इसका एवरेज निकालने के लिए आपको बस पहला नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे इस केस में 5 + 20 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज हुआ 12.5। ये फॉर्मूला हर ऐसी सीरीज पर काम करेगा। लीजिए, आपको एक सीरीज का एवरेज पता है और उसमें कुछ नए नंबर्स जोड़ दिए जाते हैं, तो नया एवरेज क्या होगा? घबराइए मत, इसके लिए भी शॉर्टकट्स हैं। ये फॉर्मूला बहुत पावरफुल है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक सीरीज का एवरेज है k। अगर आप उस सीरीज के आगे x नए नंबर्स जोड़ते हैं तो एवरेज बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? xd/2 से। तो नया एवरेज हो जाएगा k + xd/2। और वही अगर आप सीरीज के शुरू में x नंबर्स जोड़ते हैं तो एवरेज घटेगा और फॉर्मूला बन जाएगा k - xd/2। यहाँ d क्या है? वही कॉमन डिफरेंस।
अब देखिए इस मास्टर फॉर्मूला का कमाल। नेचुरल नंबर्स में कॉमन डिफरेंस d होता है 1, तो हमारा फॉर्मूला k प्लस माइनस x/2 बन जाता है k प्लस माइनस x/2, क्योंकि d तो 1 है। अब आते हैं इवन या ऑड नंबर्स पर, वहां d होता है 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा k प्लस माइनस x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला सीधा बन जाएगा k प्लस माइनस x। देखा लॉजिक कितना क्लियर है। अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स ही इस टॉपिक का असली टेस्ट होते हैं। ये एक क्लासिक वर्ड प्रॉब्लम है जो अक्सर एग्जाम्स में दिख जाता है। सवाल ये है n ऑब्जर्वेशंस का एवरेज a है। जब एक नई ऑब्जर्वेशन जोड़ी जाती है तो एवरेज b हो जाता है। तो बताइए उस नई ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है। अब इसको सॉल्व करने के लिए लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सीधा सादा फॉर्मूला है जिससे आंसर लिटरली सेकंड्स में आ जाएगा। फॉर्मूला है n इंटू b माइनस a प्लस b। बस इससे आपको सीधे उस नई ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इस फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप यूज करना सीखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले सवाल में से n, a और b की वैल्यूज ढूंढ लीजिए। स्टेप 2, फिर नए और पुराने एवरेज का डिफरेंस निकालिए, यानी b माइनस a। स्टेप 3, अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। इस डिफरेंस को n से मल्टीप्लाई कीजिए और आखिरी स्टेप, जो भी रिजल्ट आए उसमें नया एवरेज यानी b जोड़ दीजिए और बस आंसर आपके सामने है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। जब नई ऑब्जर्वेशन जोड़ी जाती है तब हम यूज करते हैं b माइनस a। लेकिन सोचिए अगर कोई ऑब्जर्वेशन हटाई जाती है तब क्या? उस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। वो बन जाता है n इंटू a माइनस b प्लस b। सिर्फ b माइनस a की जगह a माइनस b करना है। इस छोटे से चेंज का ध्यान रखना एग्जाम में गलती से बचा सकता है। वो है क्रिकेट। क्रिकेट में एवरेजेस का बहुत बड़ा रोल होता है ना? तो बैटिंग एवरेज कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल है। बैट्समैन ने टोटल कितने रन्स बनाए हैं उसको डिवाइड कर दीजिए उसकी टोटल खेली हुई इनिंग्स से। जितना ज्यादा बैटिंग एवरेज उतना बेहतर बैट्समैन। अब आते हैं बॉलिंग एवरेज पर। यह थोड़ा सा अलग है। इसका फॉर्मूला है बॉलर ने टोटल कितने रन्स दिए उसको डिवाइड कर दीजिए उसने कितने विकेट्स लिए उससे। और यहाँ एक खास बात है, जितना कम बॉलिंग एवरेज होता है ना, बॉलर को उतना ही अच्छा माना जाता है। हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क के बेसिक्स से, फिर साथ मिलकर काम कैसे करते हैं, एफिशिएंसी का खेल, कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स और हाँ सबसे पावरफुल एलसीएम मेथड। लास्ट में कुछ एग्जाम शॉर्टकट्स भी हैं। तो रेडी? चलिए पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। में ना बस 3 चीजें हैं जिनका सारा खेल है। एक है वर्क यानी जो टोटल काम करना है, दूसरा है टाइम यानी कितना समय लगेगा, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एफिशिएंसी यानी काम करने की स्पीड। सिंपल भाषा में कोई एक दिन या 1 घंटे में कितना काम निपटा सकता है वही उसकी एफिशिएंसी है। और ये है इस पूरे टॉपिक की मास्टर की। वर्क बराबर टाइम गुणा एफिशिएंसी। बस इस एक फॉर्मूला को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, क्योंकि सच बताऊं बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे शॉर्टकट्स सब इसी से निकले हैं। यही इस टॉपिक का दिल है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका कॉम्बाइंड एफर्ट कैसे कैलकुलेट करना है? इसका लॉजिक ना बहुत सिंपल है। देखिए, अगर ए कोई काम x दिन में पूरा कर सकता है तो उसका 1 दिन का काम कितना हुआ? सिंपल 1/x। ठीक है, अब सोचिए अगर a और b दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उनका 1 दिन का काम क्या होगा? बस उनके अलग अलग 1 दिन के काम का टोटल, यानी 1/x प्लस 1/y। और हाँ, चाहे 3 लोग हो या 4, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। एफिशिएंसी और टाइम का जो रिश्ता है ना, वो एकदम उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सीधे शब्दों में मतलब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, और अगर एफिशिएंसी घटेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। बिल्कुल कॉमन सेंस है, राइट? अगर कोई आपसे डबल तेजी से काम करता है तो जाहिर है वो आपसे आधा टाइम ही लेगा। और ये इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। ध्यान से सुनिए, अगर 2 लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो मान लीजिए A/B है, तो उनको काम करने में जो टाइम लगेगा उसका रेशियो आंख बंद करके A/B का उल्टा यानी B/A हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में बहुत टाइम बचाता है। चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए A B से डबल एफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हुआ? 2:1।
तो टाइम का रेशियो क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका उल्टा 1:2। अब थोड़ा ट्रिकी देखते हैं। अगर A B से 20% ज्यादा एफिशिएंट है तो B को 100 मान लेते हैं, A हो गया 120। रेशियो बना 120:100, जिसे सिंप्लीफाई करके 6:5 लिख सकते हैं। तो टाइम का रेशियो सिंपल 5:6। देखा, इस तरह से हम परसेंटेज को रेशियो में बदलकर टाइम का अनुपात चुटकियों में निकाल सकते हैं, जैसे ऑल्टरनेट डेज वाले सवाल या नेगेटिव वर्क वाले। पर सुनिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। इनका कोर लॉजिक बिल्कुल वही है जो हमने अभी सीखा। सवाल आते हैं ना कि लोग ऑल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं, मतलब पहले दिन A ने काम किया, दूसरे दिन B ने, फिर A, फिर B। इसमें सबसे स्मार्ट तरीका क्या है पता है? आप एक 2 दिन के साइकिल का काम निकाल लो, यानी A का 1 दिन का काम प्लस B का 1 दिन का काम। फिर बस ये देखना है कि टोटल काम पूरा करने में ऐसे कितने 2 दिन के साइकिल्स लगेंगे। सिंपल। आपने पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वाले सवाल देखे होंगे, पता है वो भी टाइम एंड वर्क ही है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। सोचिए, जो पाइप टंकी को भर रहा है वो काम कर रहा है, यानी उसका वर्क है पॉजिटिव, और जो पाइप टंकी को खाली कर रहा है वो काम बिगाड़ रहा है, तो उसका वर्क हुआ नेगेटिव। बस इस प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना है और सवाल सॉल्व। ये है और LCM मेथड, और मैं तो गारंटी के बस सिर्फ 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जितने भी दिन दिए गए हैं उनका LCM निकाल लीजिए। ये जो LCM आएगा इसी को हम टोटल वर्क मान लेंगे। स्टेप 2, इस टोटल वर्क को हर एक इंसान के दिनों से डिवाइड कीजिए, इससे आपको हर एक की एफिशिएंसी मिल जाएगी। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। स्टेप 3, सवाल के हिसाब से इन एफिशिएंसीज को जोड़िए या घटाइए और बस आपका आंसर आ गया। चलिए अब समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? A काम करता है 10 दिन में और B करता है 15 दिन में, दोनों साथ में कितना टाइम लेंगे? चलिए LCM मेथड लगाते हैं। स्टेप 1, 10 और 15 का LCM हुआ 30, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। स्टेप 2, A की एफिशिएंसी कितनी हुई? 30/10 यानी 3, और B की 30/15 यानी 2। अब स्टेप 3, दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कंबाइंड एफिशिएंसी हुई 3 + 2 यानी 5। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क को कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 30 / 5 6 दिन। देखा कितना आसान है। ओके, बहुत जरूरी केसेस हैं। देखिए, पहला केस, अगर A का टाइम दिया है और A + B का भी, तो B अकेले कितना टाइम लेगा? उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है xy/x-y। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी वेजेस यानी पैसा बांटना हो तो वो हमेशा एफिशिएंसीज के रेशियो में ही बटेगा, टाइम के रेशियो में नहीं, ये याद रखिएगा। और तीसरा है फेमस MDH फॉर्मूला, M1D1H1 = M2D2H2। MDH फॉर्मूला का जो सबसे कॉमन वर्जन है ना, वो है M1D1 = M2D2। मतलब अगर M1 लोग किसी काम को D1 दिन में करते हैं तो M2 लोग उसे कितने दिन में करेंगे। इससे बहुत सारे सवाल बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। शॉर्टकट है। सवाल ऐसा आएगा कि मान लीजिए A किसी काम को X दिन में करता है और B जो है वो उससे K% ज्यादा एफिशिएंट है, तो सवाल ये है कि B को कितना टाइम लगेगा। इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो B को जो टाइम लगेगा वो होगा x / 1 + k/100। देखिए, इस फॉर्मूला में सीधे वैल्यूज डालकर आंसर निकालना रेशियो वगैरह निकालने से कहीं ज्यादा तेज है, तो इसे जरूर नोट कर लीजिए। तैयारी में तो आपके पास यानी प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो स्कोर बढ़ाने में काफी मदद करता है। तो ये रहा हमारा आज का लेसन प्लान। देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज को समझेंगे, उसके बाद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और जो एग्जाम में आते हैं उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और हाँ, आखिर में ऐसी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे कैलकुलेशन स्पीड एकदम फास्ट हो जाएगी। पहले सेक्शन पर परसेंटेज के बेसिक्स। जैसा कहते हैं ना, नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही ऊंची बनेगी, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आखिर ये परसेंटेज होता क्या है? देखिए, परसेंटेज या प्रतिशत, इसका मतलब है परसेंट या प्रति 100। बिल्कुल आसान शब्दों में, किसी भी नंबर या हिस्से को जब हम 100 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उसे ही परसेंटेज कहते हैं। चलिए अब इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला समझते हैं। अगर हमें किसी नंबर B का A% निकालना है तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। A को 100 से डिवाइड करना है और B से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब
a/100 into b। अब इसी फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 250 का 20% निकालो। स्टेप 1 फॉर्मूला लगाया 20/100 इंटू 250। स्टेप 2 इसको सिंप्लीफाई किया तो मिला 0.2 इंटू 250 और हमारा फाइनल आंसर आ गया 50। देखा, बिल्कुल आसान है। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1/2 बन जाता है 50%, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 25% बन जाता है 1/4। यहाँ हम चलिए परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बात करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों फॉर्मूलाज का बेस एक ही है। अगर परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो जितना इंक्रीज हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, और डिक्रीज के लिए जितना डिक्रीज हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। सबसे जरूरी चीज याद रखिएगा, कंपैरिजन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से ही होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव चेंज यानी लगातार बदलाव। इसका मतलब है कि जब एक वैल्यू को पहले एक परसेंटेज से बदला जाता है और फिर जो नई वैल्यू आई उसे दोबारा एक और परसेंटेज से बदला जाता है। अक्सर लोग यहाँ सिंपल एडिशन करके गलती कर देते हैं, लेकिन इसके लिए एक मैजिक फॉर्मूला है जो काम को काफी आसान कर देगा। नेट परसेंटेज चेंज है a प्लस b प्लस ab/100। यहाँ बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो पॉजिटिव साइन यूज करना है और अगर घट रही है तो नेगेटिव साइन। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। मान लीजिए एक वैल्यू पहले 20% बढ़ी और फिर 10% घटी, तो a हुआ +20 और b हुआ -10। अब इसको फॉर्मूला में डालते हैं। 20 प्लस -10 प्लस 20 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करने पर मिला 10 - 2 यानी 8। क्योंकि आंसर पॉजिटिव है इसका मतलब है नेट 8% का इंक्रीज हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 में हम परसेंटेज को रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ या चीजों के दाम का बढ़ना घटना। एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स अक्सर इन्हीं टॉपिक्स पर आते हैं। पॉपुलेशन वाले सवालों के लिए ये दो फॉर्मूलाज बहुत काम आते हैं। यहाँ P है शुरुआती पॉपुलेशन, R है रेट और N है सालों की संख्या। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्लस का साइन यूज होता है और अगर घट रही है तो माइनस का। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। ये क्लासिक एग्जाम प्रॉब्लम है। अगर किसी चीज का प्राइस P% बढ़ जाता है और हमें अपना खर्चा सेम रखना है तो जाहिर है उसकी खपत या कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, और इसका फॉर्मूला स्लाइड पर दिया गया है। ठीक इसका उल्टा होता है जब प्राइस घट जाता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। इसमें हम CGL एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ खास तरह के सवालों के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जैसे मार्क्स से जुड़े हुए सवाल और रिवर्स परसेंटेज। मार्क्स वाले क्वेश्चंस अक्सर सीधे साधे होते हैं और इनमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। चाहे परसेंटेज मार्क्स निकालने हों, दिए गए परसेंटेज से मार्क्स निकालने हों या पासिंग मार्क्स, इन सब के फॉर्मूलाज बहुत ही सरल हैं। ये इजी मार्क्स हैं, इन्हें छोड़ना नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट जिससे SSC CGL में अक्सर पूछा जाता है और वो है रिवर्स परसेंटेज। इसका मतलब है जब आपको फाइनल वैल्यू पता हो और आपको ये निकालना हो कि शुरुआती वैल्यू से कितना चेंज हुआ था। एसेंशियली इसमें हम प्रॉब्लम को उल्टा देखते हैं। सोचिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक वैल्यू 80 से 100 हो गई, यानी 20 का इंक्रीज हुआ। जब हम आगे जा रहे हैं तो हमारी बेस वैल्यू है 80, तो 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 हुआ 25% का इंक्रीज। लेकिन रिवर्स में जब 100 से वापस 80 आना है तो अब हमारी बेस वैल्यू 100 हो गई है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 हुआ 20% का डिक्रीज। ये बेस वैल्यू का खेल समझना ही सबसे जरूरी है। यहाँ हम वो शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। ये कुछ मेंटल मैथ ट्रिक्स हैं। किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए बस डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट में सरका दो। 5% निकालना है, पहले 10% निकालो और उसका आधा कर दो, और 1% के लिए डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट ले जाओ। कुछ फ्रैक्शंस जैसे 33.33% यानी 1/3 और 12.5% यानी 1/8, इन्हें तो हमेशा याद रखें।
चलिए इस ट्रिक को एक्शन में देखते हैं। 650 का 10%, बस 650 में से डेसिमल को एक कदम लेफ्ट ले आइए। ये हो गया 65.0 यानी 65। देखा कितना टाइम बचा। इन फ्रैक्शंस को याद रखने का फायदा देखिए। अगर आपसे पूछा जाए 300 का 33.33%, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 300 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर है 100। बिल्कुल वैसे ही 400 का 12.5% निकालने के लिए